हेलो एवरीवन, आदित्य साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियाज को बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। पैनक्रियाज जो एक ऑर्गन है, एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है बॉडी के डाइजेशन में भी और बॉडी में हार्मोन रेगुलेशन में भी। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाटिक जूस जब रिलीज कर रहा होता है तो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वही ऑर्गन जब इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है, वो भी बेसिकली हार्मोन्स भी जो एक्शंस शो करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के मेनली जो रोल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो इंसुलिन का रिलीज हो गया या ग्लूकागॉन का रिलीज हो गया। तो पैनक्रियाज एक्चुअली है क्या, वो किस तरीके से काम करता है, इसके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हैं, इसके सेलुलर अरेंजमेंट किस तरीके से है, और फिर इसके फंक्शंस यानी पैनक्रियाज के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। और साथ ही इसको और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके समझेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियाज किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है और उसके रिलीजिंग हार्मोन्स किस तरीके से बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट्स और पेन निकाल चुके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पैनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मीनिंग इट हैज बोथ exocrine function secrete digestive enzymes into the duodenum and endocrine function secretes hormones like insulin glucagon into the bloodstream, hence it is called as mesocrine gland. Okay, तो पैनक्रियाज है क्या? तो पैनक्रियाज एक बॉडी का एक कैसा है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों फंक्शंस हमने को देखने को मिल रहे होते हैं। एक क्या, एक्सोक्राइन फंक्शंस भी और एंडोक्राइन फंक्शंस। एक्सोक्राइन फंक्शंस में क्या देखने को मिल रहे होते हैं कि पैनक्रियाज वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बेसिकली वो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह जो सिक्रीशंस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। बाइल का जो यहाँ पे गल ब्लैडर सिक्रीशन, वो भी एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट, ये जो डक्ट है आकर के एम्पुला वेटर पे, कि गल ब्लैडर से जो बाइल सिक्रीशन आ रहा है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, जो अल्टीमेटली आकर के कहाँ ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे डुओडेनम में। तो ये क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी डुओडेनम में पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवा रहे होते हैं। कौन? पैनक्रियाज से आ रहा होता है, वो डुओडेनम जा रहा होता है, जो अल्टीमेटली फिर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी डाइजेशन में वहाँ रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन सिक्रेट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, जैसे कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर रहे होते हैं। जिससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में भी इंसुलिन का रोल, या फिर कम हो गया तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए ग्लूकागॉन का रोल। ये सारे रोल्स भी जो है एंडोक्राइन फंक्शंस में आ जाते हैं। तो पैनक्रियाज क्या एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसमें क्या दोनों फंक्शंस हमने को देखने को मिल रहे होते हैं। ओके, अगर लोकेशंस की बात कर ले, इट लाइज हॉरिजॉन्टली इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बिहाइंड द स्टमक, सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट एंड सेकंड, L1 और L2। ओके, यहाँ पे बात कर ले अगर पैनक्रियाज की लोकेशंस की, तो ये अपने को मिल रहा होता है, जैसे कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे स्टमक और लीवर ये सारे लोकेशंस है। उसके नीचे यहाँ पे डुओडेनम के नहीं, यानी पैनक्रियाज का जो हेड होता है वो डुओडेनम का जो सी शेप कर्व, यानी सी शेप ये कर्व जो हमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाज का हेड होता है। फिर वो अल्टीमेटली बॉडी और टेल रीजन। फिर यहाँ पे जब आप हम डायग्राम को डिटेल तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको स्प्लेन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे अपने को क्या मिल जाता है, स्प्लेन मिल जाता है, यानी टेल ऑफ जो पैनक्रियाज है, यानी पैनक्रियाज का जो टेल रीजन है वो किसके पास हो जाता है, यहाँ पे स्प्लेन होता है। नीचे फिर हेड यहाँ पे रीजन, और यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रहा है, वो क्या है कि पैनक्रियाज में जो एक स्ट्रक्चर है जिसको अनसिनेटेड प्रोसेस कहते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये अनसिनेटेड प्रोसेस जो हो रहे थे वो भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये कुछ लोकेशन स्ट्रक्चर्स की बात करें, लेंथ की अगर बात कर ले तो लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। वेट तो अगर बात कर ले वेट की अगर बात करें 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर। थिकनेस 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर। वेट अप्रोक्सीमेटली 90 ग्राम, यानी 100 ग्राम से 10 ग्राम यहाँ पे कमी हो रहा होता है। किसका वेट? पैनक्रियाज का। शेप की अगर बात करें, डिस्क्राइब्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल कहने का मतलब कि जो बेसिकली जो पेरिटोनियम के जो ऑर्गन पीछे होता है, पेरिटोनियम के पीछे, उसको क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। पेरिटोनियम क्या है? तो एक सीरस मेम्ब्रेन का फ्लूइड का जो बेसिकली कह लें कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो स्मूथ ऑर्गन्स जो भी जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। तो पेरिटोनियम के पीछे अपने को क्या मिल रहे होते हैं? पैनक्रियाज। रिजेंबल्स जे शेप और रेट्रोड शेप, यानी रेट्रोपेरिटोनियल। ओके, इसकी शेप की अगर बात कर ले तो इसका शेप क्या होता है? जे शेप होता है। अब डायग्राम की बात कर ले तो उसमें हेड, अनसिनेटेड प्रोसेस, नेक रीजन्स, बॉडी, टेल और क्लस्टर्स ऑफ सेल। हेड में लोकेटेड इन द कर्व ऑफ डुओडेनम, वही सी शेप कर्व जो डुओडेनम का हम लोग ऊपर डायग्राम में देखें। यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को? हेड रीजन्स यानी सी शेप कर्व में। और उसके बाद क्या था? अनसिनेटेड प्रोसेस और स्मॉल हुक लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड। एक्चुअली होता क्या है कि जब इस डायग्राम को आप पैनक्रियाज की कोई और डायग्राम इसमें हमको दिख नहीं रहा है इस वक्त, तो कुछ ऐसा अगर कहें, यहाँ पे इस रीजन से यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, ये हेड रीजन से ना, यहाँ से एक ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा, और फिर अल्टीमेटली वो पैनक्रियाज ही कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हम इसको क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं?
अनसिनेटेड प्रोसेस, अनसिनेटेड प्रोसेस और पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज का। फिर अब बात करें अनसिनेटेड प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं, तो फिर क्या है नेक रीजन्स। नेक रीजन जाहिर सी बात है कि हेड के बाद हम लोग को क्या मिल रहा होता है, नेक रीजन्स, बॉडी एंड नेक रीजन्स, बॉडी, टेल, बॉडी हमारा सेंट्रल पोर्शन, टेल एक्सटेंड टू द स्प्लीन एंड क्लस्टर रिप्रेजेंट्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ओके, यहाँ पे होता क्या ये अभी डिटेल तरीके से समझते हैं। हम लोग की बात कर ले हेड रीजन्स की। हेड जो सी सेट डुओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट हमारा क्या दिख रहा है, डुओडेनम, ये बाइल डक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे डुओडेनम का जो सी शेप्ड एरिया है, यहाँ पे क्या मिल रहा होता है, हेड। इसमें जो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ रहा है, ये क्या नेक रीजन्स है। इसके बाद है यहाँ पे बॉडी, फिर जो नैरो पार्ट होते जा रहा है स्ट्रक्चर में वो क्या है, टेल रीजन है। अब टेल रीजन के पास अपने को मिल रहा होता है स्प्लीन। ओके, और यहाँ पे नीचे हम लोग को जो हेड से एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है, वो क्या है, अनसिनेटेड प्रोसेस। ओके, ये इसके। और क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे क्या होता है, जब इसके सेलुलर लेवल पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को देखने होते हैं सेल के कुछ क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। बेसिकली उस क्लस्टर्स को हम लोग क्लस्टर कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जब हम लोग डिटेल तरीके से देखते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि कई तरीके के सेल के अरेंजमेंट होते हैं, कई तरीके सेल अरेंजमेंट, जिसमें उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स, 4 तरह के सेल्स अपने को देखने को मिल रहे होते हैं। कहाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। अच्छा, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो भी सेल्स है उसका अरेंजमेंट है, बेसिकली वो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं पैनक्रियाज के इंडोक्राइन रोल में, यानी वो इंसुलिन, बीटा सेल और ग्लूकागॉन, इन्हीं तरह के हार्मोन्स को रिलीज करके पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन फंक्शन है वो बेसिकली यहीं से कंट्रोल हो रहा होता है और रेगुलेट हो रहा होता है। बेसिकली वहीं से बीटा सेल जो आपका इंसुलिन रिलीज कर रहा हो, या फिर ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा हो, या सोमैटोस्टैटिन रिलीज हो रहा हो, ये सारे फंक्शन जो है कहाँ से रिलीज कंट्रोल हो रहे होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ से बेसिकली क्या हो रहा होता है कि इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज है, वो सेल का अरेंजमेंट है एक्चुअली। अच्छा, एक्सोक्राइन पोर्शन जो एसिनार सेल्स होते हैं प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे अमाइलेसिन हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिनोजेंस हो गए, ये सारी चीजें कहाँ से, एसिनार सेल्स, यानी एक्सोक्राइन पोर्शन में। एक्सोक्राइन पोर्शन में यहाँ से ये एसिनार सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन इंडोक्राइन पोर्शन में यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल, जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ब्लड सप्लाई टू पैनक्रियाज की बात करें, यानी पैनक्रियाज को जो ब्लड मिल रहा होता है वो कैसे, तो आर्टेरियल सप्लाई मेनली सप्लाइड बाय पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, यानी स्प्लेनिक आर्टरी का जो पैनक्रियाटिक ब्रांच है वो सप्लाई कर रहा होता है किसको, पैनक्रियाज को। आर्टेरियल सप्लाई, ध्यान से हम लोग इसीलिए बहुत स्पेसिफिक करके हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई सेपरेटली और वेनस ड्रेनेज सेपरेटली। आर्टेरियल सप्लाई में मेनली सप्लाइड बाय पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी का जो पैनक्रियाटिक ब्रांच है वो सप्लाई कर रहा होता है पैनक्रियाज को। ऑल्सो सप्लाइड बाय सुपीरियर पैनक्रियाटोडुओडेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, और क्या है, इंफीरियर पैनक्रियाटोडुओडेनल आर्टरी, जो ब्रांच किसका, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का, यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का ब्रांच क्या है, पैनक्रियाटोडुओडेनल आर्टरी, जो सप्लाई कर रहा होता है पैनक्रियाज को। और क्या सप्लाई कर रहा है, ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, यानी गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी का जो ब्रांच क्या है, सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, ये सप्लाई करो, यानी एक सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, इंफीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, और क्या है, पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ये 3 आर्टरीज के सप्लाई, बेसिकली ये 3 आर्टरीज मिल करके पैनक्रियाज में जो आर्टेरियल ब्लड है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। वेनस ड्रेनेज की बात कर ले तो पैनक्रियाटिक वेन, सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन, इंफीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन, these veins drains into the portal vein, यानी ये पोर्टल सर्कुलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के आसपास हम लोग को देखने को मिलता है, जो लीवर से रिलेट कर रहा होता है, वहाँ पे वो पोर्टल वेन्स में जाकर के ये क्या होता है, ब्लड को ड्रेन कर देते हैं, यानी वहाँ से पैनक्रियाज से ये तीनों, पैनक्रियाटिक वेन की बात कर ले, या सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन की बात कर ले, या इंफीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल वेन की बात कर ले, ये तीनों वेन्स पैनक्रियाज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाते हैं और कहाँ डाल देते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल वेन्स में डाल देते हैं, जो अल्टीमेटली बना क्या रहा होता है, पोर्टल सर्कुलेशन बना रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया। नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करें, बैक करें, फिर से स्लोली देखें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की अगर पैनक्रियाज की बात करें तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इंडोक्राइन पार्ट्स के, क्योंकि आज के इस लेक्चर में चूंकि हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में पैनक्रियाज के हम लोग इंडोक्राइन पार्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या है इंडोक्राइन पार्ट, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बेसिकली सेल का क्लस्टर है, यानी ऐसे समझे कि अगर एक ओके, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है,
consist of clusters of cells called islets of Langerhans. These are scattered throughout the pancreas but more abundant in the tail regions. Okay, तो islets की अगर बात कर ले तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में सेल है। अब सेल के जो क्लस्टर्स है, कुछ ये डॉटेड, हाईली डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इसको आप मान लेते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वैसे तो पैनक्रियाज के हर पार्ट्स में होते हैं, लेकिन पैनक्रियाज के टेल रीजन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे किसी एक आइलेट्स को हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे हम लोग एनलार्ज करके समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। दिस आइलेट्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टाइप्स। क्या है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल और पीपी सेल। यानी इस पे आइलेट्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कई तरीके के सेल्स मिल जाते हैं। जैसे क्या है, अपने को मिल रहा है अल्फा सेल, ओके, अल्फा सेल मिल रहा है, और कुछ क्या है, बीटा सेल्स हैं, चलो कुछ बीटा सेल्स भी है, कुछ डेल्टा सेल्स भी हैं, कुछ डेल्टा सेल्स भी हैं, और कुछ क्या, पीपी सेल्स भी हैं। अब इस तरीके के सेल का अरेंजमेंट, इस तरीके से जो भी है अरेंजमेंट एक्यूरेट ये नहीं है, बस हम लोग ये समझते हैं कि क्या है, एक इकट्ठा क्लस्टर्स में कई तरीके के सेल्स हैं, जिसमें हम लोग को पीपी सेल्स दिख रहे हैं, हाँ पीपी सेल्स दिख रहे हैं, अल्फा सेल्स दिख रहे हैं, बीटा सेल्स दिख रहे हैं। ये कई सेल्स क्या है, एक क्लस्टर में है। तो एक क्लस्टर्स में, अब ऐसे क्लस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, दीज सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैनक्रियाज बट मोर अबंडेंट इन टेल रीजन। यानी ऐसा क्लस्टर्स, ये जो हम लोग क्लस्टर देख रहे हैं सेल के, यानी कई सारे सेल्स का जो ग्रुप है, ये ग्रुप पूरे पैनक्रियाज में मिल रहा होता है, लेकिन मोर प्रीडोमिनेंटली ये हम लोग को कहाँ मिल रहा होता है, टेल रीजन है। पैनक्रियाज का जो टेल रीजन स्प्लीन के पास था, हम उस टेल रीजन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ना जहाँ से हम कहते हैं कि स्प्लीन यहाँ पे है। अब ये टेल रीजन का जो पैनक्रियाज है, यहाँ पे ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रीडोमिनेंटली ज्यादा मिलते हैं। These islets contain different types of cell. अब अल्फा सेल वो सिक्रीट क्या करता है, तो ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टैटिन, और क्या, पीपी सेल सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट कर रहा होता है कौन, पीपी सेल्स। अब नोट पॉइंट क्या है, ओनली 1% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक मास इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन पार्ट। कहने का मतलब कि जो 99% ऑफ पैनक्रियाज के जो मास है वो किसी और फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ 1%, only 1% of the total pancreatic mass is made up by endocrine part। यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बस सिर्फ पैनक्रियाज का 1% बाय मास ऑक्यूपाई कर रहा होता है। यानी वो जितने भी एंडोक्राइन पार्ट्स है उसको अगर वेट करें तो सिर्फ 1% उसके वेट का बनेगा, किसके, पैनक्रियाज के वेट का। अब हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को थोड़ा सा और डिटेल तरीके समझते हैं। क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर सिक्रेशंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल सिक्रेट क्या करते हैं, ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, और पीपी सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोग को डिस्कस करना था कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम लोग ये कहें कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, जहाँ पे कई तरीके के सेल्स, यानी लगभग 4 टाइप के सेल्स जो हैं वो क्या है, पैनक्रियाज में अरेंज हैं, वहाँ पे सेल में प्रेजेंट है। यानी उस क्लस्टर्स में 4 सेल्स अरेंज है। पर कैसे, ये अब हम लोग समझने वाले हैं। है क्या कि सेंटर में मोस्टली क्या, बीटा सेल्स, पेरीफेरी में अल्फा सेल्स, स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। ओके, अगर इसको और अच्छे तरीके से समझे तो हम थोड़ा डायग्राम के बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है। ओके, चलो क्या है, अब जो हम लोग को डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटर में क्या, मोस्टली बीटा सेल्स। चलो, तो मोस्टली हम लोग सेंटर में किसको डालते हैं, बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स हमारा मोस्टली क्या है, सेंटर ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या है, बीटा सेल्स। पेरीफेरी में क्या है, अल्फा सेल्स। चलो, तो ये पेरीफेरी में क्या है, अल्फा सेल्स। ये अपने क्या है, अल्फा सेल्स। चलो, मान लिए कि ये था हमारा अल्फा सेल्स। और क्या है, स्कैटर्ड थ्रू आउट डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। यानी यहाँ पे जो हम लोग का डेल्टा सेल है वो पूरे पैनक्रियाज में, और एफ सेल्स है, एफ सेल्स यानी पीपी सेल्स, या तो एफ सेल बात कर ले या फिर पीपी सेल। तो ये डेल्टा सेल्स जो है ये पूरे पैनक्रियाज में है, एफ सेल्स पूरे पैनक्रियाज में। एफ जो सेल्स हैं बेसिकली, जो पीपी सेल्स कह रहे हैं वो क्या, पीपी सेल्स और डेल्टा सेल पूरे इस तरीके से अरेंज है। अच्छा, सेंट्रली हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, बीटा सेल्स, सेंट्रली बीटा सेल्स, और पेरीफेरी में अल्फा सेल, और डेल्टा सेल और पीपी सेल जो है वो क्या है, पूरे तरीके से स्कैटर्ड है। यानी वो सेंट्रली, पेरीफेरी सारे जगह पे प्रेजेंट है।
बस हम लोग को समझना है, बस याद ये रखना है कि बीटा सेल्स सेंट्रली लोकेटेड है और अल्फा सेल मोस्टली जो है पेरीफेरी में प्रेजेंट है। ओके, ये हम लोग का डायग्राम ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुका है। अब ध्यान रखना है कि इस डायग्राम को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो डायग्राम अभी हम यहाँ पे बनाए हैं ये आगे काम आने वाला है, तो आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस डायग्राम को पहले बनाएं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नोट ऑन ब्लड सप्लाई। Here blood supply flow through the center to the periphery, the islets. Hence, arterial blood first reaches the beta cell, then passes to the alpha, delta, and F cells. This organization important for pancreatic signaling and regulation hormone release. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ब्लड सप्लाई जो पैनक्रियास में आते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए सेल। अब हम लोग अच्छा ध्यान रखना कि हम लोग आइलेट्स की ही बात कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन चल रहा है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस की बात चल रहा है, यानी पैनक्रियास का जो इंडोक्राइन पोर्शन है सिर्फ उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एंड पैनक्रियास में आइलेट्स में जो ब्लड सप्लाई आता है वो कैसा आता है। ओके, ब्लड फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट्स। अब आइलेट्स में जब आर्टेरियल सप्लाई आता है तो ब्लड एक्चुअली आता कैसे वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड आते हैं वो क्या पहले यहाँ पहुँचते कहाँ, सेंटर में। अप्रॉक्सीमेटली हमें मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेंटर। अब यहाँ क्या है कि फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट्स, यानी अब यहाँ पे सेंटर में आने के बाद यहाँ से क्या होते हैं पूरे एक्चुअली पैनक्रियाज के जो जितने भी आइलेट्स में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई जा रहा होता है। यानी पहले कहाँ आता है, पहले सेंटर में, और फिर सेंटर से ये ब्लड सप्लाई कहाँ पहुँचता है, पूरे आइलेट्स में। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको समझें तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि पहले होता क्या है, पहले यहाँ पे आपका आया ब्लड। ओके, तरीके से ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात है। यहाँ पे पहले कहाँ आया, सेंटर में। अब यहाँ से सेंटर से फिर कहाँ जा रहा है, पेरीफेरी में। पहले में सेंटर में आने के बाद ब्लड उसके बाद पेरीफेरी में जाता है। आइलेट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें इंडोक्राइन पोर्शन और पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज के इंडोक्राइन में पोर्शन में जो आइलेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्लड जो पहले आता है पहले सेंटर में आता है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, पेरीफेरी में। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग रेगुलेशंस को देखने वाले हैं कि पैनक्रियाज में किस तरीके से हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, इस पे इसका रिलेशन, यानी ये दोनों डायग्राम आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे। ओके, और जो लोग नहीं बनाए हैं इस डायग्राम को आप पहले अच्छे से बना लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग समझ चुके हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगर जो क्लस्टर्स ऑफ सेल है, यानी कई तरह के सेल्स का जो ग्रुप है वो उस ग्रुप में सेल किस तरीके से रहते हैं, यानी सेल का अरेंजमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि क्लस्टर्स ऑफ सेल जो आइलेट्स ऑफ लैंगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई किस तरीके से, यानी किस तरीके से ब्लड वहाँ पे पहले सेंटर में आता है, उसके बाद सेंटर के बाद फिर पेरीफेरी में जाते हैं, यानी ब्लड पहले सेंटर में आता है उसके बाद पेरीफेरी में जाता है। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सेल का अरेंजमेंट है, जो सेंट्रली क्या है बीटा सेल्स है, पेरीफेरी में अल्फा सेल और डेल्टा सेल, और पीपी सेल्स वो पूरे सेल्स में यानी पूरे क्लस्टर्स में कहीं भी सारी जगह ऑलमोस्ट मौजूद हैं। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। ये क्या, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आरईआर कह रहे हैं, ऑफ बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास, यानी पैनक्रियास के बीटा सेल में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनना होता है, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन बनता कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, प्री प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्री प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन इनिशियली सिंथेसाइज्ड एज प्री प्रो इंसुलिन इन द आरईआर कंटेन्स सिग्नल पेप्टाइड बी चेन, सी पेप्टाइड और ए चेन, यानी ए चेन, बी चेन, सी पेप्टाइड यानी सी चेन, और यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड मौजूद है। कहाँ, प्री प्रो इंसुलिन। अब यहाँ पे हम लोग प्री प्रो इंसुलिन कैसा दिखता है वो आगे हम लोग दिखाएंगे। ओके, कन्वर्जन ऑफ प्री प्रो इंसुलिन सिग्नल पेप्टाइड इज क्लीवेज एंड आरईआर इन द आरईआर कन्वर्टिंग प्री प्रो इंसुलिन इनटू प्रो इंसुलिन, यानी प्री प्रो इंसुलिन जो है वो क्या किस चीज में चेंज हो गया, प्रो इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन इज अ सिंगल चेन पेप्टाइड कंटेनिंग ए चेन, बी चेन एंड कनेक्टिंग सी पेप्टाइड। यहाँ पे क्या क्या है, तो ए चेन, बी चेन और सी चेन, यानी सी पेप्टाइड जिसको कह रहे हैं, ये ए, बी और सी तीनों चेन यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे, प्रो इंसुलिन में। प्री प्रो इंसुलिन में ए, बी, सी और क्या है, और सिग्नल पेप्टाइड, ये चार चीजें मौजूद थी। कहाँ पे, प्री प्रो इंसुलिन में। लेकिन प्रो इंसुलिन में सिर्फ तीन चीजें, ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड, ये तीन चीज मौजूद है। आगे
peptic cleavage to insulin in the Golgi apparatus, specific proteolytic peptide cleavage removed the C-peptide. This result in the formation of active insulin composed of A chain, B chain linked by disulfide bonds. यानी होता क्या है कि ये चीज़ जो RER में हो रहा था उसके बाद यहाँ पे आ जाता है गोल्जी एपरेटस, यानी गोल्जी बॉडीज को कह रहे होते हैं कि गोल्जी एपरेटस क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करवा रहा था, स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज रिमूव सी पेप्टाइड। जो यहाँ पे हम लोग सी पेप्टाइड यानी सी चेन मौजूद था वो भी सी पेप्टाइड क्या करता है, रिमूव कर देता है और यहाँ पे बच क्या जाता है, ए चेन और बी चेन लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ा होता है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दो सल्फर का बॉन्ड जो आगे देखेंगे। सिक्रेशन बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड सिक्रेटेड थ्रू द इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, अब यहाँ पे जो रिलीज हो रहा था, इंसुलिन जब रिलीज होता है तो ध्यान से सोचिए, ये सी पेप्टाइड भी तो अलग हुआ, ए चेन और बी चेन आपस में बन के बना दिया इंसुलिन, जो एक्टिव इंसुलिन की बात कर लें, पर सी चेन भी तो बना था यानी सी पेप्टाइड था, तो सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ब्लड में उस वक्त रिलीज होते हैं एक साथ। ओके, इंसुलिन के फंक्शंस को तो समझेंगे। सी पेप्टाइड करता क्या, ये समझते हैं। सी पेप्टाइड एक्ट एज कनेक्टर बिटवीन ए चेन और बी चेन of insulin during synthesis. Okay, it is removed just before the insulin secretion। इंसुलिन बनने यानी एक्टिव इंसुलिन बनने से पहले क्या होता है, सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। मेजरिंग सी पेप्टाइड लेवल्स असेस इंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन इन डायबिटिक पेशेंट। कहने का मतलब सी पेप्टाइड कितना सारा बना है, बॉडी में जितना सी पेप्टाइड है उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि उस ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन कितना बना था। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल बॉडी के यानी बॉडी से एक्सटर्नल इंसुलिन अगर किसी के बॉडी में डाल रहे हैं, जो ह्यूमन के बॉडी में हम लोग इंसुलिन थेरेपी दे रहे हों, तो बॉडी से बाहर से उसको इंसुलिन दे रहे होंगे तो उसके साथ सिर्फ इंसुलिन ही जा रहा होगा। लेकिन अगर उस पर्सन के बॉडी में सी पेप्टाइड का लेवल चेक करें तो हमको आइडिया लग जाए कि इतना सी पेप्टाइड है तो इसके अकॉर्डिंग इसके बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लेवल चेक करने के लिए हम लोग सी पेप्टाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी हम लोग जो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें क्या था, पहले प्री प्रो इंसुलिन था, फिर वो प्रो इंसुलिन बन रहा था, फिर क्या हो रहा था, इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन बन रहा था, जो अल्टीमेटली सिक्रेशन हो रहा था किसका, इंसुलिन का और सी पेप्टाइड का। तो ये होता कैसे ये समझते हैं। पहले होता है कि जो प्री प्रो इंसुलिन है वो कुछ इस कंडीशन में होता है, जिसमें क्या होता है, इनिशियल सेगमेंट होता है जिसमें बी चेन होता है, सी चेन होता है और ए चेन होता है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इनिशियल सेगमेंट, बी चेन, सी चेन और ए चेन। यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं कि हाँ ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो प्री प्रो इंसुलिन कुछ इस कंडीशन में। अब प्रो इंसुलिन जब बनता है तब क्या होता है कि जब प्रो इंसुलिन बनता है उस वक्त प्रो इंसुलिन इज अ सिंगल चेन पेप्टाइड कंटेनिंग ए चेन, बी चेन और सी चेन। उस वक्त क्या होता है, ये इनिशियल सेगमेंट हट जाता है, ये इनिशियल सेगमेंट नहीं रहता है। इनिशियल सेगमेंट नहीं रहता तो क्या रहता है, बी चेन, सी चेन और ए चेन, ए चेन, बी चेन, यानी ए चेन, बी चेन और सी चेन, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ये क्या है, प्रो इंसुलिन। यानी प्रो इंसुलिन का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा, वेट अ मिनट, इसका हम लोग प्रो इंसुलिन हम लोग क्या चाहिए, ए बी और सी, तो ए सी और बी, ये हमारा क्या है, बी चेन, ये था ए और सी, ये क्या हमारा प्रो इंसुलिन, यानी प्रो इंसुलिन, ये लो प्रो इंसुलिन कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, प्रो इंसुलिन के बाद क्या है, ये क्या था हमारा प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में इनिशियल सेगमेंट नहीं होता है। इनिशियल सेगमेंट कहाँ होता है, इनिशियल सेगमेंट होता है प्रो इंसुलिन में। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, पेप्टिक क्लीवेज टू इंसुलिन होता ये, जो प्रो इंसुलिन बना था, अब इस प्रो इंसुलिन में से ये सी चेन जो है इसमें और पेप्टिक क्लीवेज आता है, यानी ये चेन भी अलग हो जाता है, और ये चेन अलग होने के बाद प्रो इंसुलिन में से क्या हो गया, ये सी चेन अलग हो गया, तो सी चेन को हम लोग कहते हैं सी पेप्टाइड। क्या बन जाता है, सी पेप्टाइड। अब बचा क्या, ए चेन और बी चेन, तो ए चेन और बी चेन आपस में ज्वाइन होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, कुछ इस तरीके से, वो दिख तो नहीं रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी यहाँ पे दो सल्फर का डाइसल्फाइड, दो सल्फर का दो बॉन्ड, तो ये क्या होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे इसमें दो सल्फर आपस में ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहाँ बना होता है। ये क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे ए चेन्स में, ओके यहाँ पे ए चेन्स में कुछ इस तरीके से सल्फर का दो बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सल्फर का दो बॉन्ड, और क्या है
और डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे, 2 सल्फर 2 सल्फर, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे और दूसरा बॉन्ड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, किसके बीच में, बी चेन और ए चेन के बीच में। यानी ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे सी पेप्टाइड। ओके, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे इसमें क्या होता है, सल्फर सल्फर सल्फर, ये आपस में ये बॉन्ड बना हुआ होता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो जाता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे ये चेन आपस में नहीं रहता है और ये सेपरेट होकर के क्या बन जाता है, ध्यान से अगर देखो तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सी पेप्टाइड। ये क्या बन जाएगा, सी पेप्टाइड। और ये जिसमें ए चेन है और बी चेन है, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ा हुआ है, किससे, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ा हुआ है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर, इसको कह दें कि एक्टिव, यही एक्टिव इंसुलिन और ये सी पेप्टाइड एक साथ आपस में रिलीज होता है। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन को अगर हम और समराइज करके समझे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है क्या, कि पहले प्री प्रो इंसुलिन है, प्री प्रो इंसुलिन जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ए चेन, बी चेन, सी चेन और यहाँ पे जो है इनिशियल सेगमेंट भी जुड़ा होता है। तो रिमूवल ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ये फिर इनिशियल सेगमेंट होता है वो हट जाता है। तो ये प्री प्रो इंसुलिन क्या बन जाता है, प्रो इंसुलिन। यानी प्रो इंसुलिन जहाँ पे बी चेन भी है, ए चेन भी है और सी चेन आपस में सब जुड़ा हुआ है, ए बी सी ये तीनों चेन आपस में जुड़ा हुआ है, वो क्या बन जाता है, प्रो इंसुलिन। अब पेप्टिक क्लीवेज होता है जिसमें क्या होता है, ये सी चेन जो है ये आपस में अलग हो जाता है। यानी ए चेन से अलग क्या हो जाता है, ए चेन और बी चेन से सी चेन अलग हो जाता है। ये जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए थे, ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेप्टिक क्लीवेज। यहाँ पे होता क्या है, तो इंसुलिन बन जाता है। यानी ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ जाते हैं, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड के 2 बॉन्ड है यहाँ पे, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं, किसके, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ जाते हैं, जो क्या हो जाता है, एक्टिव इंसुलिन। और जो सी पेप्टाइड था जो अलग हुआ था वो क्या बन जाता है, सी पेप्टाइड। तो क्या बना, इंसुलिन और सी पेप्टाइड 2 फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। अब जो इंसुलिन बन चुका है बीटा सेल में, जो बन चुका है, वो इंसुलिन एक्चुअली काम करता क्या है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स of the islets of Langerhans in the pancreas. It plays a vital role in the regulation of glucose metabolism and anabolism processes. ये क्या एनाबॉलिक प्रोसेसेस या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में किसका रोल हो जाता है, इंसुलिन का। जो इंसुलिन कहाँ से रिलीज हुआ था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या, पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल होते हैं वहां से क्या रिलीज होते हैं, इंसुलिन। मेजर फंक्शंस की बात करें तो इंसुलिन काम करते क्या है, पहला डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इंसुलिन रिलीज होगा और वो काम क्या करेगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। प्रमोट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल स्पेशली इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, स्टिमुलेट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उस वक्त ये क्या करता है कि प्रमोट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। जो बॉडी में एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉडी में सेल्स हैं, बॉडी में सेल्स हैं, तो यहाँ पे सेल्स में जो है ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता कौन है, तो बेसिकली वो काम कर रहा होता है कौन, इंसुलिन। यानी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, बॉडी में ग्लूकोज, बॉडी के एक्चुअली सेल में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो सेल से यानी ब्लड से एक्चुअली जो इंसुलिन ये काम करता क्या है, तो जो ब्लड ग्लूकोज है, ओके, जो ब्लड ग्लूकोज है उन ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाता है, इंसुलिन मदद करता है और पहुंचाता है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो यही था अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, स्पेशली इन कैसे सेल्स में, तो जो मसल्स हो गए या फिर एडिपोज टिश्यू हो गए, ऐसे सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। अब ग्लूकोज को यहाँ पे पहुंचाया, अब इस पे एक्ट करके यहाँ पे क्या करवाता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। बेसिकली अगर सोचे तो बस इसी पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा था तो इंसुलिन काम क्या करता है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाता है, यानी ब्लड से वो कम हो गया। अब जो सेल में आ गया है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन करवा दिया, यानी बॉडी में ग्लूकोज को वो कम करने का काम करता है। डिक्रीजेस ब्लड पोटेशियम लेवल। अच्छा, ब्लड पोटेशियम लेवल भी अगर बढ़ जाए तो उसको भी कम करने का काम कौन करता है, ब्लड ग्लूकोज, एक्चुअली इंसुलिन। डिक्रीजेस ब्लड पोटेशियम लेवल, जो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन काम करता है, एक्ट करता है और क्या करता है, फैसिलिटेट अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू सेल, रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम इनटू द
कंसंट्रेशन, यानी जो ब्लड में एक्चुअली पोटेशियम अगर बढ़ गया तो उसको भी सेल के अंदर डालता है और क्या करता है, इसको कम कर रहा था। अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, यानी जिस तरीके से ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा जाए, ठीक उसी तरीके से पोटेशियम को भी कहां पहुंचा देता है, सेल के अंदर। थर्ड फंक्शन, एनहांसेस ग्लूकोज अपटेक, एक्ट एज सेल मेम्ब्रेन, acts on cell membrane promoting translocation GLUT4 transporter, stimulate glucose entry and use by muscles and connective tissues। जाहिर सी बात है कि जो ग्लूकोज आते हैं ये क्या सेल मेम्ब्रेन पे जो अपने ट्रांसपोर्टर है, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है GLUT4, इसको एक्टिवेट करता है। फिर वो एक्टिवेट करता है क्या, तो सेल के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना है, इसको और स्टिमुलेट करके ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाता है। कौन, इंसुलिन एक्टिवेट कर रहा होता है, एक्चुअली स्टिमुलेट करता है GLUT4 को, जो GLUT4 अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। ये क्या GLUT4, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4, ये एक्टिव होता है बाय इंसुलिन, द एक्ट्स ऑन मेम्ब्रेन प्रमोटिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ GLUT4। ओके, इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्या करता है, प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। जो बेसिकली होता है कि जो ग्लूकोज मान लो बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया, अब इस ग्लूकोज को चेंज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ये होता कहाँ है, तो लिवर्स में और मसल्स में। ये करवाता कौन है, इंसुलिन। आई रिपीट, होता क्या है, इसको और सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओके, करवाता क्या है, इन यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस। होता ये है कि जो ग्लूकोज एक्चुअली बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया, उस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करवाता है किस चीज में, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कहां पे, तो लिवर में, बाय द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस। ये करवाता कौन है, इंसुलिन। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया। डिक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, एक तो ये काम करता है कि क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस डिस्कस किए, ग्लाइकोजेनेसिस इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को इंसुलिन क्या करवाता है, प्रमोट करता है। यानी इंसुलिन यहाँ पे एक्ट करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी जो ग्लूकोज था उसको स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन में स्टोर करवा के रख देता है। लेकिन ये करता क्या है, डिक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। एक प्रोसेस है इसका, रिवर्स प्रोसेस, जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बन जाता है, इस प्रोसेस को ये रोकता है। कौन, इंसुलिन। यानी ग्लाइकोजन को टूट करके ग्लूकोज बनने से इंसुलिन रोकता है। इंक्रीज प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल, इंकरेजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स, अमीनो एसिड सेल प्रोडक्शन एंड सेल प्रोटीन फॉर्म। होता क्या है कि जो अमीनो एसिड्स हो गए, इंक्रीज फैसिलिटेट एंट्री ऑफ अमीनो एसिड इनटू द सेल, जो सेल में एक्चुअली क्या होता है, अमीनो एसिड्स को बढ़ाता है, यानी पहुंचाने का काम करता है, एक्चुअली इंट्री करवाता है। इनकरेजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन, जो अमीनो एसिड आते हैं उस सेल के अंदर और नए प्रोटीन्स बनवाते हैं, और ये अमीनो एसिड से नए प्रोटीन जो बनवाते हैं उनमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा होता है, इंसुलिन पार्टिसिपेट करते हैं। यानी बॉडी में, ब्लड में जो प्रोटीन एक्चुअली बन रहे होते हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड का लेवल बढ़ा होता है, उस अमीनो एसिड को सेल के अंदर पहुंचाता है, उस सेल्स में एक्चुअली प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी अमीनो एसिड से, फैट से जो नए ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन इस प्रोसेस को भी इनहिबिट करता है, यानी नए ग्लूकोज को बनने से रोकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन और जो भी बचे हुए पोर्शंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।